के हैं, मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और साथ में हमारे बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजाहिद पाशा का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे स्टेट वर्किंग कमेटी एमके मिलिट्री साहब और डिस्ट्रिक्ट के तमाम लीडर सबका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर अब्दुल हनन साहब को दावत देता हूं कि वह अपने खलायत पेश करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाइयों, बहुत ही रंज और अफसोस का ये मकाम है। कर्नाटका एक जनरल इलेक्शन को, असेंबली इलेक्शन को फेस करने जा रहा है। ऐसे वक्त में 11th आवर में, आखिर वक्त में ये जो गंदी सियासत हुई है, इसके दो लोग जिम्मेदार हैं। एक रूलिंग पार्टी है और दूसरी अपोजिशन पार्टी है। रूलिंग पार्टी 5 साल में बहुत ज्यादा करप्शन करने के बाद, ये एक दूसरे के अंदर खुला पैदा करने के बाद, नफरत पैदा करने के बाद, इसी तरीके से सो कॉल्ड सेक्युलर एमएलएस को खरीदकर कमल का फूल के अंदर कीचड़ में लिपेटने के बाद अब एक सरकार जो चल रही है, ये सरकार दोबारा पावर में आना चाहती है। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम और फिरकावारियत को बढ़ाने के लिए ये एक मैकेनिज्म में इंटरेस्ट ली है। ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी पीपल है और एंटी मुस्लिम है। ये जो फैसला लिया गया है, ये बहुत ही गलत फैसला है। कर्नाटक के पूरे मुसलमान, पूरे उलमा इकराम, पूरे नौजवान, पूरे स्टूडेंट्स और पूरे महिला, ये पूरे जो है बहुत ज्यादा गम और गुस्से का शिकार है। लेकिन ये जो सबर का महीना है, रमजान का महीना, ये महीने में हम गमखारी करते हुए, एक दूसरे की इंसानियत का ख्याल करते हुए, हम जो है बहुत ही पूरा मुसलमानों को बिल्कुल खुसूस के साथ स्पेशली ये जो है रिजर्वेशन दिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है, ये रिजर्वेशन निकालने के लिए किसने एप्लीकेशन डाला था? ना कोर्ट ने इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन किया था, ना लिंगायत ने, ना वकलीगा ने, ना कैबिनेट के पास ऐसा कोई एप्लीकेशन आया था। किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया। तो ये 4% रिजर्वेशन क्यों निकाला गया? ये 4% रिजर्वेशन इसलिए निकाला गया कि मुसलमान बहुत खामोश है, मुसलमान बात नहीं करता है, मुसलमानों के अंदर बेदारी नहीं है, इसलिए ये एक चीज हुई है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐलान करती है कि मुसलमानों को बात भी करना आता है, मुसलमानों को समझना भी आता है, मुसलमानों को पढ़ना भी आता है, मीडिया में एड्रेस करना भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने मौके दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी पीसफुल राइट्स दिए गए हैं, वो तमाम राइट्स को इख्तियार किया जाएगा। बहुत सी यहाँ पर मीटिंगें हुई हैं, बहुत से सेमिनार हुए हैं, बहुत से डिस्कशंस हुए हैं। डिस्कशन में यह फैसला लिया गया है कि लीगली इसका फाइट किया जाएगा। लीगली फाइट करने के लिए एडवोकेट्स की जरूरत पड़ती है, फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है, जजेस की जरूरत पड़ती है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरा सवाल हमारे सो कॉल्ड सेक्युलर रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर पूरा मामला कोर्ट ही से हल होना था तो आपको एमएलए एमपी बनाने की क्या जरूरत थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक एक का नाम लिए बगैर वो रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करता है कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? तुम एक रूम में जाके बैठते हो और टी पार्टी की तरह बैठकर एक फोटो देकर के कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं। आपके विचार का आउटपुट क्या है? जितने भी मीटिंग्स अब तक हुए हैं उसका आउटपुट क्या है? यहाँ पर एजिटेशन का माना हमारे जो भी जवाबित हैं वो तमाम चीजों का ख्याल करके हमने प्रोटेस्ट किया है। कर्नाटका के अंदर कर्नाटका के अंदर 2-4 हादिसात हुए हैं। टीजे हल्ली का मामला हो या उससे पहले डेक्कन हेराल्ड का मामला हो या उर्दू न्यूज का मामला हो,
वो एक जज्बाती क्राउड की वजह से तशद्दुद हुआ है। वो तशद्दुद को बहाना बनाकर आइंदा कोई प्रोटेस्ट ना करने का फैसला लेना, ये बहुत बड़ा सुसाइड है, ये बहुत बड़ा खुदकशी है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ एक बराबर का जबरदस्त मैसेज देना, ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। मैं कर्नाटका के तमाम उलमा इकराम को, तमाम एनजीओ को और तमाम एक्टिविस्ट को और नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जज्बाती ना हो, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो। एक एक स्टेप को हमें तवज्जो देना है, वॉच डॉग की तरह हमें जिंदगी गुजारना है। जिनके ऊपर हम भरोसा करके विधानसभा के अंदर भेजे थे, वो तमाम लोग कर्चिफ उठाकर वापस आ रहे हैं। वो आकर बेडरूम में और छोटी छोटी रूमों में उलमा के पास आके पूछ रहे करना क्या है। अरे हम सब मिलकर आपको जिम्मेदारी दिए थे, विधानसभा को जाओ, कानून बनाने की जगह जाओ, वहां जाकर अपना लोहा मनवाओ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या राइट्स है स्टडी करो, क्या तरीके से एजुटेशन करना है वो एजुटेशन करो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये एसडीपी के माध्यम से आप तमाम से रिक्वेस्ट करता है कि जो भी फिस्तायत हो रही है वो तो गुनाह है, वो तो सजा के लायक है, लेकिन उसे देखकर खामोश बैठना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, गोंदला क्रिएट करना और तमाम की जबानों को बंद कर देना, तमाम को दीवारों तक ढकेल देना, यह भी अच्छी चीज नहीं है। हम जज्बाती नहीं होना है, बहुत ही होश के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये प्रोटेस्ट हमें करना है। ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ बोमई सरकार के लिए नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट है, जो भी हमारा रिजर्वेशन कम करने के लिए 1 साल से जो साजिश किए हैं, अलग अलग मीटिंगें किए हैं, अलग अलग उसके ताल्लुक से सेमिनार किए हैं, अलग अलग जहीनसाजी किए हैं, वो चाहे अपोजिशन वाला हो, चाहे वो रूलिंग हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए एक जबरदस्त हमारा धिक्कारा है। ये जो रोटी थी हमारी रोटी थी, हमारी ऐसे लोगों की रोटी जिनको बार बार कहा जाता है कि आप तो पंचर वाले हैं, आप तो ऑटो चलाते हैं, आप तो वर्कशॉप वाले हैं, आप तो बीड़ी वाले हैं। ऐसे कौम के लोग जब मेहनत करके अपने पैर पर खड़े होने के लिए जब डिग्री हासिल करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में सीट हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आइंदा सीट नहीं रहेगी। आपको मालूम भी है कितने हमारे एजुकेशनल सीट्स खराब हो गए हैं। तकरीबन 300 मेडिकल सीट हमारे निकाल लिए गए हैं। साल में एक मरतबा 300 सीट हमें मिलते थे, वो अब हमें आइंदा नहीं मिलेंगे। और इसी तरीके से इंजीनियरिंग में 1700 सीट हमें मिलने चाहिए थे रिजर्वेशन के तहत, आइंदा वो नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से तकरीबन 2000 गवर्नमेंट जॉब्स हमने अलग अलग तरीकों से हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका एक एक आदमी का जो जिम्मेदार है उसको हिसाब देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो बैनर है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये बैनर सिर्फ एक बहाना है, लेकिन इसमें तमाम लोगों के लिए इसमें जरूरत है। जो भी बैनर से आइंदा इस सब्जेक्ट पर एहतजाज होगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता उसमें शामिल होगा। और आज का दिन पूरे कर्नाटका के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम असेंबलियों में एहतजाज हम दर्ज कराए हैं, तमाम डीसीज को हम मेमोरेंडम दिए हैं और वो मेमोरेंडम गवर्नर तक पहुंचेगा। गवर्नर की जिम्मेदारी क्या है? गवर्नर की जिम्मेदारी ये है कि जब भी सरकार फिरकावारियत के जरिए से डिसीजंस लेती है, दायरे तमाम करती है, मजहब की बुनियाद पर किसी की रोटी खींचती है, तो ऐसे वक्त में गवर्नर को बहुत ज्यादा फाल होने की, एक्टिव होने की जरूरत है। मैं आज इतने हजारों क्राउड के माध्यम से गवर्नर से रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरन इसका एक नोटिस ले और इस पर फौरन आप जो है सिग्नेचर ना करें, इसको रोक दें। अगर नहीं रोका गया, जब तक ये रिजर्वेशन हमारा बहाल नहीं होगा, रिस्टोर नहीं होगा, उस वक्त तक अलग अलग तरीके से पीसफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली जितने भी हमारे लिए रास्ते हैं, एक एक रास्ते को हम इख्तियार करेंगे। कर्नाटका के एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक शहर में मुसलमान ही नहीं, हमारे तमाम हिंदू भाई, सेक्युलर भाई, दलित भाई, लेडीज, जेंट्स, यूथ, तमाम लोग मिलकर इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे।
अब ये जो इलेक्शन आया है, ये इलेक्शन एक एक चीज का हिसाब करने का है। किसने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के वक्त में किसने खामोशी बरती, और ये खामोशी बरतने के पीछे उनका क्या राज था, पहले से कुछ एडजस्टमेंट था, क्या था, ये क्लियर होना जरूरी है। 5 साल एक मरतबा इलेक्शन इसीलिए आता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया जाए। अपने लिए जो काम करता है, अपने लिए जो आवाज उठाता है, ऐसे लोगों को चुनने का नाम डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन रखा गया है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के जरिए से, इस एजिटेशन के जरिए से कर्नाटका के तमाम उलमा इकराम को, तमाम एनजीओस को, तमाम एमएलएस को, तमाम जिम्मेदारों को, एक्टिविस्ट को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सियासत को बाजू रखें, बैनर को बाजू रखें। इसका फायदा किसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो छोड़िए। हमारा हक हासिल करने के लिए एक एक कदम चलना पड़े तो चलिए, दौड़ना पड़े तो दौड़िए, और भूखा रहना पड़े तो भूखा रहिए। हम देखते हैं एक एक लीडर के लिए कितना एहतजाज करते हैं, एक एक लीडर के लिए कितने केसेस हमारे ऊपर लेते हैं, लेकिन ये एक लीडर का मामला नहीं है, पूरी कौम की आइंदा का, फ्यूचर का मामला है। तो इसलिए मेरा यह भी सवाल है, जब ये सेक्युलर गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया और कुमारस्वामी की गवर्नमेंट जब थी, उस वक्त में 10% के रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और सिद्धरामैया सरकार एटलीस्ट 6%, 7% तो कर सकते थे, उस वक्त में भी तवज्जो नहीं दी। यह सिर्फ जज्बाती चीजों को लेकर हमारा टाइम वेस्ट किए हैं। कंस्ट्रक्टिव कोई डिसीजन इनका अभी तक नहीं आया है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम कर्नाटका की अवाम की जानिब से गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है कि फौरन इसका नोटिस लिया जाए और आइंदा बहुत बड़े एहतजाज से पहले ये वापस लिया जाए। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब अब्दुल हनान साहब। संविधान विरोधी सरकार के धिक्कार, बीजेपी सरकार की धिक्कार, वापस कोड़ी, वापस कोड़ी, मुसलमानर मीಸಲಾತಿ वापस कोड़ी, मुसलमानर मीಸಲಾತಿ वापस कोड़ी, धिक्कार, धिक्कार, बीजेपी सरकार के धिक्कार। तो मैं आप हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर एमके मैत्री साहब को दावत देता हूं कि वह अपने तासुरात पेश करेंगे। संविधान विरोधी सरकार के धिक्कार, संविधान विरोधी बीजेपी सरकार के धिक्कार, मुस्लिम विरोधी सरकार के धिक्कार, दलित विरोधी सरकार के धिक्कार, अंबेडकर विरोधी सरकार के धिक्कार, बहुजन विरोधी सरकार के धिक्कार,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಅವರ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಿಂತಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ. ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಬೌದ್ಧಮಯ ಗುಣ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಚಿಸಿ, ಆ ಕಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಈ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ತಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯೋಗಗಳ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವರದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ದುರಹಂಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ